कैसे आते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हाँ, अब हम बात करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड की, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका तो बताया ही था पहले, कि ये किस किस चीज के इंटरसेक्शन होते हैं, ठीक है। ओके, सो फाइन, ऑर्थो सेंटर से शुरू करेंगे। इनफैक्ट पहले सभी को याद करने का तरीका निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये TER और TRE दोनों होता है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, और एक सेंट्रॉइड, ठीक है। इनको डिस्कस करते हैं भाई। तो इसको याद करने का तरीका बताया था, ओनली इंडियन कैन गेस अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं, यहाँ पर, क्योंकि हम उनका एक्सपेंशन भी लिखना चाहते हैं। सो ओनली इंडियन कैन गेस अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर, ओके। सो A स्टैंड्स फॉर एल्टीट्यूड्स या ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। B स्टैंड्स फॉर बाइसेक्टर्स, ये बाइसेक्टर्स का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। यहाँ P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और M स्टैंड्स फॉर मीडियन, ठीक है। O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, G स्टैंड्स फॉर, जी बोलते हैं पर वो कोई लैटिन या क्या, तो इंग्लिश में उसको जी को कुछ दूसरे फॉर्म से लिखाया गया। तो जी आपने क्योंकि 10th में पढ़ा हुआ है, जनरली सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सेंट्रॉइड है मेरा, ठीक है। एक और चीज यहीं पर लिख लो, एक और एक्स्ट्रा चीज, टू सुप्रीम कोर्ट, TOSC, टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। टू सुप्रीम कोर्ट, TO और SC में बताऊंगा। यहां पर ऑर्थो सेंटर का जब हम कभी फॉर्मूले की बात करेंगे, तो ऑर्थो सेंटर के फॉर्मूले में 2 स्टैंड्स फॉर टेंजेंट ऑफ थीटा, और सर्कम सेंटर के फॉर्मूले में S स्टैंड्स फॉर साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो ये दोनों चीज जब हम इनके फॉर्मूले डिराइव करेंगे तो वहां पर आएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जो सबसे सिंपलेस्ट चीज है उससे शुरू करते हैं। तो सभी को क्लियर हो गया भाई? याद रहेगा ना, कभी भूलोगे तो नहीं? हाँ चलो, बहुत अच्छे। अब मैं स्टार्ट करता हूं सेंट्रॉइड से, क्योंकि बस वही सबसे इजीएस्ट चीज है जो हमने पढ़ी है। वी शैल स्टार्ट विद सेंट्रॉइड, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड से शुरू करते हैं। जो फर्स्ट वाला फॉर्म है इसमें, सेंट्रॉइड। ओके, सो आपको पता है कि अगर मैं कोई ट्राइंगल ले लूं और उस ट्राइंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स बता दूं। इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ट्राइंगल का नाम दे देता हूं ABC। तो इसके वर्टाइसेस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे x1, y1, x2, y2 और x3, y3। अच्छा भाई, तो अगर मैं सेंट्रॉइड की बात करूं तो सेंट्रॉइड तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, भाई। अच्छा, तो देखो, तो अगर मैंने एक AD मीडियन ड्रॉ किया, तो जो AD मीडियन है उसमें D जो पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट है आपका B और C का, तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ही मिड पॉइंट निकालोगे, और वो मिड पॉइंट आएगा x2 + x3/2 और y2 + y3/2, ठीक है। जो आपका सेंट्रॉइड होता है किसी ट्राइंगल का, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवाइड करता है आपके मीडियन को इन द रेशियो
2:1, ठीक है। पर जो 2:1 का रेशियो है वो वर्टेक्स टू साइड होता है, तो वर्टेक्स की तरफ 2 आता है, वर्टेक्स की तरफ थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, साइड की तरफ 1 आ जाता है भाई। तो अगर इसी सेंट्रॉइड जी के आप कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहोगे, इसी सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं मैं, सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, तो आप कैसे निकालोगे? आप वो रेशियो देख लिया और आपको बाकी दोनों पॉइंट्स पता है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि अभी के लिए मेरा सेंट्रॉइड है x, y, सेंट्रॉइड है x, y, तो x जो है वो मेरा हो जाएगा, हाँ भाई, x के लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस x3 अपॉन 2 लिखोगे, और 1 मल्टीप्लाइड बाय x1 लिखोगे, और डिवाइडेड बाय इन्हीं का सम 2+1, ठीक है। वो रेशियो देख लिया मैंने भाई, वो रेशियो है 2:1 का रेशियो है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने x1 से, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने x2 प्लस x3 से, गड़बड़ हो गया, हाँ 2 को मल्टीप्लाई किया x2 प्लस x3 से, और इस वाले 1 को मल्टीप्लाई किया x1 से, और डिवाइडेड बाय 2+1, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करके आपको मिल जाता था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और वैसे ही जो आपका y होता था वो भी आ जाता था y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। अच्छा, पर ये तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी आती है सेंट्रॉइड के साथ ही, इसके साथ एक और भी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी आती है सेंट्रॉइड के साथ ही। अगर मैं सेंट्रॉइड के, अगर मैं इस ट्राइंगल के वो सारे के सारे मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ले लूं, जैसे यहां पर तो डी मिल गया मुझे, ठीक है, बी के अपोजिट ई ले लेते हैं, और सी के अपोजिट एफ ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो मिड पॉइंट ऑफ साइड से जो रिजल्टेंट ट्राइंगल बनने वाला है, मतलब अब मैं ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, डी ई एफ, इसका भी सेंट्रॉइड यही आने वाला है, ठीक है। चेक कर लेते हैं भाई, डी ई एफ का भी सेंट्रॉइड क्या जी ही आ रहा है? तो आपके जो एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, हाँ भाई पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, समझने आप वो क्या क्या हो जाएंगे पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स? x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. बिल्कुल सही, y1 प्लस y2 अपॉन 2, और वैसे ही पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूं आपसे कि अच्छा आप डी ई एफ का आप मुझे बता दो, जो ट्राइंगल है डी ई एफ, क्या आप मुझे उसका सेंट्रॉइड बता सकते हो? तो आप बोलोगे सर सेंट्रॉइड का तो ऑलरेडी फॉर्मूला पता है हमें, ठीक है। तो सेंट्रॉइड फॉर डी ई एफ, दैट इज जी फॉर डी ई एफ, जी डी ई एफ का ये हो जाएगा, अगर मैं इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को साथ साथ लिख दूं तो ये हो जाएगा इन्हीं एक्स कोऑर्डिनेट्स या एब्सिसास का सम, ठीक है। तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस x1 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस, मैं केवल x ही लिख पा रहा हूं इतने स्पेस में, तो प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 3। अब आप ऊपर देखोगे तो x1 भी 2 बार आ जा रहा है, x2 भी 2 बार आ जा रहा है, x3 भी 2 बार आ जा रहा है, सो वो जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं इसके केवल एब्सिसा की बात करूं तो एब्सिसा इज इक्विवेलेंट टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और वैसे ही इसका भी ऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। तो यहां से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि अगर मुझे कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, अगर मुझे कोई ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, एबीसी का जहां सेंट्रॉइड होगा उसके मिड पॉइंट ऑफ साइड्स का भी जो सेंट्रॉइड होगा, मिड पॉइंट ऑफ साइड से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका भी जो सेंट्रॉइड होगा वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। सो यहां पर जी फॉर एबीसी इज सेम एज सेंट्रॉइड फॉर डीईएफ, सेम एज सेंट्रॉइड फॉर डीईएफ। किसी ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो उसके मिड पॉइंट ऑफ साइड्स के सेंट्रॉइड से कोइंसाइड करता है, साइड से बनने वाले ट्राइंगल के सेंट्रॉइड से कोइंसाइड करता है, ठीक है। क्लियर हुआ कि क्लियर हो गई भाई ये प्रॉपर्टी, अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, फाइन, अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट भाई? दोनों ही प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना?
हाँ चलो बहुत अच्छे। तो सेंट्रॉइड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मुझे एक ट्राइंगल बता दो, आप मुझे ट्राइंगल बता दो जिसके मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ये हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, मुझे अब मिड पॉइंट ऑफ साइड्स पता है, आपको मुझे ट्राइंगल बताना है। मिड पॉइंट ऑफ साइड्स हैं, ओके, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स हैं -2, -2, +3 एंड 4, -3 एंड 4, पता नहीं है +5 या -5, मैं +5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो लेट दिस बी डी ई एंड एफ, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ये हैं, फाइंड दी वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, कल भी बताया था कि आपको हमेशा स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स, ये दोनों चैप्टर्स में आपको स्केच बना के ही काम करना है, ठीक है। तो मैंने बना लिया एक स्केच, भाई देखो, तो यहाँ पर एक स्केच बना लिया ऐसा कुछ, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा ही कर लेते हैं तो चलेगा, इस डायरेक्शन में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। इक्विलैटरल लग रहा है लेकिन इक्विलैटरल है नहीं। तो यहाँ पर मुझे मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स पता है, ठीक है। तो यहाँ पर है पॉइंट डी, यहाँ पर है पॉइंट ई, और इधर है कहीं पॉइंट एफ, ठीक है। पॉइंट डी है -2, +3, पॉइंट ई है 4, -3, और पॉइंट एफ है 4, 5, ठीक है। आपको मुझे बताना है व्हाट इज ए बी, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है। करो भाई ट्राई, देखते हैं कितनी मेहनत की आपने 10वीं कक्षा में, ठीक है। सो ए से डी को जब आपने ज्वाइन किया तो एक मीडियन बन रहा है। इस मीडियन पे जो सेंट्रॉइड होगा, वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला होगा। अच्छा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड होगा क्या? सेंट्रॉइड होगा 4 + 4 -2, क्योंकि दोनों का सेंट्रॉइड कोइंसाइड करता है। सो 2 हो जाएगा 2, 5 -3 दैट इज 2 +3 दैट इज 5। सो 2, 2.5 लिख लेते हैं। एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूं। 5, 3, 8 -3, हाँ ठीक है, 5/2, सॉरी 5/3, 5/3, ठीक है। सो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए, हाँ सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अगर मुझे पॉइंट ए या बी चाहिए होगा तो बस मुझे ए को देना पड़ेगा x, y। ए का कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y, क्यों दे, x1, y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लगा देंगे फॉर्मूला कि भाई ये जो 2 आ रहा था, दिस 2 इज इक्वल्स टू, 2 कैसे मिल रहा था मुझे, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x1 डिवाइडेड बाय 3, और जो 5/3 मिल रहा था सेंट्रॉइड, वो मिल रहा था 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y1 दैट इज y1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो यहां से y1 आ जाएगा -1 और x1 आ जाएगा, y1 तो आ गया -1, और इधर से x1 आ जाएगा 6 + 4 इज इक्वल्स टू x1, ठीक है। तो x1 आ जाएगा 10, ठीक है। तो x1, y1 आ गया 10, -1, ठीक है। दिस इज 10, -1। अथर्व कुछ कहना चाहता है क्या? सुदीप ने निकाला 5, 4, 5, 4। एक बार रीचेक कर लो मेरी कैलकुलेशन, आजकल काफी गलतियां हो रही हैं। अच्छा भाई, अब मैं बात करता हूं बी वाला कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने की, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, फिर से ये रेशियो 2:1 का ही है, तो आप बोलोगे सर बी का निकालना है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आप अभी भी मान लो x2, y2, ठीक है। और फाइन, बी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x2, y2। तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो 2 आ रहा था वो शायद 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x2 दैट इज x2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट इज 3, इससे आ रहा था। और जो 1 आ रहा था
वन नहीं, जो 5/3 आ रहा था वो आ रहा होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 -6 और 1 मल्टीप्लाइड बाय y2 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू 6 -2 और y2 की वैल्यू 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो +11, y2 की वैल्यू +11। ठीक है, तो ठीक है भाई, जैसे ऐसे ही आप x3 और y3 भी निकाल लोगे और आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि सेंट्रॉइड के एप्लीकेशंस क्या होते हैं जब तीनों पॉइंट्स आपको पता हो। ठीक है, तीनों पॉइंट्स पता हो तो सेंट्रॉइड ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ जाए। सेंट्रॉइड हमने सीख लिया, लेट अस मूव अहेड टू नेक्स्ट। इसको ऐसे भी कर सकते थे, सिर्फ वो x1 + x2 + x3/3 को we will write that centroid, then we'll write 1/x plus x1 + x2 is that coordinate। करेक्ट। तो फिर easy। बिल्कुल सही, जैसे प्रूव किया था हमने कि x1 + x2 की वैल्यू यहाँ पर रखने वाले हैं, ये वाले पार्ट में x2 + x3/2 की वैल्यू रख दो भाई, तो x1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सेंट्रॉइड। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, किस चीज की बात करने वाले हैं हम? कोई गैस कर सकता है क्या? circumcenter। हाँ, हम सर्कमसेंटर की बात नहीं करने वाले, ऑर्थोसेंटर की बात। देखो, ये जो जिसमें साइन थीटा और टैन थीटा यूज हो रहा है ना, हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला डेराइव करेंगे। इन सेंटर की बात करेंगे, और इन सेंटर के जैसा ही एक एक्स सेंटर होता है। ठीक है, एक्स सेंटर मतलब समझ रहे हो ना भाई ऋषिकेश? एक्स का मतलब समझता है ना, एक्स सेंटर, ई एक्स मतलब बाहर वाला सेंटर। ठीक है, जो एक्सटर्नल है वो सेंटर। ठीक है ऋषिकेश, कुछ हाँ नहीं बोल। ये हाँ, तूने हाँ बोला है, आयुष ने हाँ बोला है तेरी तरफ से? आयुष ने हाँ बोला? कुछ नहीं बोला। अच्छा, तूने कुछ नहीं बोला? नहीं सर। आयुष सीधा साधा है। ठीक है भाई, अब बात करेंगे हम पहले इन सेंटर की, फिर उसी से एक सेंटर की बात करेंगे। सो इन सेंटर, अब इन सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? किन चीजों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? एंगल बाइसेक्टर्स का। ठीक है, देखो एंगल बाइसेक्टर ना अथर्व, मैं ये बात तुझे ही बता रही वाला हूं, किसी और को मत बताना। एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी शायद हमने कभी और ट्रिग्नोमेट्री नाम के चैप्टर में देखी होगी, कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये ए का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये a/2 और ये a/2 होगा। ठीक है, और ये जो बाकी दोनों साइड्स हैं, मान लेते हैं ये BC है। ठीक है, BC है, अब C के अपोजिट लोअर केस C, B के अपोजिट लोअर केस B। ठीक है, अच्छा भाई, सो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो BD, देखना भाई, AB/AC का जो रेशियो होता है एंगल बाइसेक्टर के लिए, जो अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है जाकर के, दैट इज सेम एज BD/CD। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ABC है ना, C/B। ये रेशियो भी C/B का होगा। वो साइड की लेंथ C और B नहीं होंगी, वो रेशियो C/B का होगा। तो दैट इज C टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट K और B टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट K। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है भाई? एंगल बाइसेक्टर की होती है। यहां पर मैंने काफी गंदा लिखा है, इसलिए मैं एक बार इसको फिर से रीराइट करता हूं। दिस सेज, अगर AD एंगल बाइसेक्टर है, इफ AD इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तब ये प्रॉपर्टी आएगी। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? AB/AC, जो एंगल बाइसेक्टर है वो जो इंक्लूडेड साइड्स है उसको, जो अपोजिट साइड है उसको इंक्लूडेड साइड्स के रेशियो में ही डिवाइड करता है। ठीक है, सो AB/AC that is whose ratio is C/B is equivalent to ratio of BD/CD। ठीक है, ओके, सो ये वाली चीज यहां पर यूज होने वाली है, तो इस वाली चीज को अप्लाई करेंगे। क्या निकालने के लिए भाई? इन सेंटर निकालने के लिए। अच्छा, फिर से, हालांकि बार बार मैं ट्राइंगल इक्विलैटरल बना रहा हूं, पर ये कोई भी जनरल ट्राइंगल है। इस जनरल ट्राइंगल के लिए हम इन सेंटर की बात करने वाले हैं। ठीक है,
सो थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है, जिससे कि सारी चीजें इसमें दिखने लग जाएं। ओके, फिर से मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। अच्छा भाई, अब मैंने बनाया एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऐसा बना दिया, ये बना दिया, लग नहीं रहा है पर है, ठीक है, ऐसा मन की आंखों से देखोगे तो लगने लग जाएगा, ठीक है भाई। सो ये एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ओके। अब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ने जो अपोजिट साइड है, पहले तो ये वाला साइड था सी, ये वाला साइड था सी, इसने बी, इसने अपोजिट साइड्स को भी सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, अपोजिट साइड को डिवाइड किया रेशियो इन द रेशियो C/B, C/B, ठीक है, जो C है उसके अबाउट C और B है उसके अबाउट B, ठीक है। पर ये टोटल लेंथ ऑफ साइड क्या था उस केस में, टोटल लेंथ ऑफ साइड क्या था, A था, टोटल लेंथ ऑफ साइड एंगल A के अपोजिट, नॉमेनक्लेचर है ना भाई सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का, तो एंगल A के अपोजिट जो साइड का लेंथ था वो A था, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा, हाँ, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये C तो है, ये रेशियो तो C है, पर यहां पर अगर इस वाले पॉइंट को मैं D ले लेता हूं, इस वाले पॉइंट को मैं D ले लेता हूं, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD की वैल्यू क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ A, BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोचो तो। C/C plus B times of A. नहीं, तो मुझे ये चीज पता है कि, मुझे ये चीज पता है कि C times of some constant K plus B times of some constant K is equals to A, मतलब ये जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने वाला हूं वो है A अपॉन B प्लस C, ठीक है। रेशियो है वो, एग्जैक्टली लेंथ नहीं है C, वो रेशियो है C, तो ये तो है C टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट K और B टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट K, ठीक है, B के C के। अच्छा, और वो जो K है, क्योंकि CK प्लस BK का जो सम आने वाला है वो A आने वाला है, तो ये जो K है ना मेरा, ये जो K है मेरा, वो K A अपॉन B प्लस C के बराबर है। अब इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे, भाई सर समझ में नहीं आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो, अरे भैया वो रेशियो है, रेशियो है, लेंथ ऑफ साइड्स नहीं है, वो रेशियो है, ठीक है। रेशियो कुछ ऐसा आ जा रहा है, रेशियो कुछ ऐसा आ जा रहा है, ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, रेशियो कुछ ऐसा आ जा रहा है, तो जो BD का लेंथ होगा, जो BD का लेंथ होगा, यहीं से निकाल लेते हैं, इंप्लाइज, इंप्लीकेशन के साथ इंप्लाइज, जो BD का लेंथ है वो है AC अपॉन B प्लस सी, AC अपॉन B प्लस सी, ठीक है। वैसा ही शायद एक और एंगल बाइसेक्टर होगा जो एंगल बी से निकल रहा होगा, ठीक है। सो एंगल बाइसेक्टर जो जो पॉइंट बी से, वर्टेक्स बी से निकल रहा है, वो कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। फिर से मन की आंखों से देखो इसको, हाँ यहां पर आ गया, ठीक है। एक और एंगल बाइसेक्टर लेना पड़ा हमें, ओके, एक और एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, वो पहले वाले एंगल बाइसेक्टर को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट ही तो मेरा इंटरसेंटर होगा, वो पॉइंट ही तो मेरा इंसेंटर होगा, हाँ वो पॉइंट इंटरसेंटर होगा, ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे पॉइंट डी बता सकते हो, पॉइंट डी बता सकते हो, पॉइंट डी बता सकते हो। BD और CD का रेशियो जो है वो C/B का है, तो पॉइंट डी क्या हो जाएगा, पॉइंट डी हो जाएगा मेरा CX3 BX2 अपॉन B प्लस C अपॉन B प्लस C, कॉमा CY3 प्लस BY2 अपॉन B प्लस C। ये कैसे निकाल लिया, अरे BC जो है उसको पॉइंट D इन द रेशियो C/B डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो C/B डिवाइड कर रहा है, तो आसानी से मैंने निकाल लिया भाई, आसानी से मैंने निकाल लिया कि भैया जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पॉइंट D के, वो तो सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, वो तो सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं
क्लियर हुई चीज भाई? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी मैंने निकाला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला के लिए मुझे क्या चाहिए था कि पॉइंट डी बीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट डी एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से बीसी को C/B के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। C/B का रेशियो है, बीडी की एक्चुअल जो लेंथ है वो है AC अपॉन, वो एक्चुअल लेंथ मैंने नीचे निकाली है, AC अपॉन B प्लस C। बीडी की एक्चुअल लेंथ है AC अपॉन B प्लस C, जो रेशियो है BD अपॉन CD का वो रेशियो है B/C, सॉरी C/B। इसमें किसी को कोई डाउट अभी तक? चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है, फाइन। अब देखो मुझे चाहिए इंसेंटिव, मुझे चाहिए, अच्छा हाँ, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, अभी जितनी चीज बताई उसके बाद मैंने जो लास्ट स्टेटमेंट बोला दैट वाज कि इसको इसी अभी तक मैंने जो भी बताया उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, ये तो एक ऐसा तकिया कलाम हो गया है कि कुछ भी पढ़ाने के बाद पूछ लो और तुम लोग कुछ नहीं पूछते हो, तो हाँ आदत हो गई तो मुझे बोलना पड़ता है, पर मुझे पता है आप कुछ भी नहीं पूछोगे। ठीक है, आयुष तो कुछ पूछना चाहता है क्या? आपका आवाज ब्रेक हो रहा आपका वॉइस बीच में ब्रेक हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रहा है और कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज ब्रेक हो रहा है, इन दोनों में से कौन सी चीज सच्चाई है? दोनों ब्रेक हो रहा है। दोनों ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। अभी आ रहा है क्या? आ रहा है सर। हाँ ठीक है। तो देखो भैया, यहां पर जो इन सेंटर है वो अब एडी को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। हाँ, वो इन सेंटर है मतलब वो मीडियन वाले रेशियो में डिवाइड नहीं करेगा, मीडियन वाले रेशियो 2:1 हो जाए, ऐसा नहीं होता भाई, इन सेंटर है। पर वो कौन सा रेशियो आप बता सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई है, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके बताना है। देखो तो भाई, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी AI अपॉन आईडी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपॉन आईडी, इसका कुछ नहीं बन रहा है, अच्छा आइडेंटिटी, AI अपॉन आईडी, इसका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, किसके रेशियो के बराबर होगा? अगर आप ट्राइंगल ABD देखो तो, AB डिविलियर्स देखो भाई, ट्राइंगल ABD में AI अपॉन आईडी इसका रेशियो किसके बराबर होगा? 1/k के बराबर, C अपॉन A के बराबर, C अपॉन CK के बराबर या 1/k के बराबर, ठीक है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यही तो एंगल बाइसेक्टर, यही तो अभी ऊपर देखा भैया, 9th 10th में कभी पढ़ा होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, पर हाँ वही प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो अरे, तो ये तो रेशियो 1/k के बराबर, और k की वैल्यू पता है हमें, k की वैल्यू पता है, तो क्या मैं पॉइंट आई निकाल सकता हूं? हाँ, मैं पॉइंट आई निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं भाई? अरे नया वाला रेशियो पता है, पॉइंट ए पता है, पॉइंट डी पता है, तो आई भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो रेशियो जो C अपॉन CK के बराबर है वो 1/k के बराबर है, 1/k इज B प्लस C अपॉन AC, ठीक है। 1/k इज, देखो तो k की वैल्यू है AC अपॉन B प्लस C, तो 1/k इज B प्लस C अपॉन सॉरी k, B प्लस C अपॉन A, B प्लस C अपॉन A, B प्लस C अपॉन I, तो AI अपॉन ID B प्लस C अपॉन A के बराबर है। तो AI के लिए मैं लिखूंगा, AI के लिए लिखूंगा मैं B प्लस C, और ID के लिए लिखूंगा मैं A, ID के लिए लिखूंगा मैं A, ठीक है। AI अपॉन ID इज B प्लस C अपॉन A, बस। अब इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा लो भाई, एक बार ध्यान से देख लो, मैं आप ही में से किसी से पूछने वाला हूं पूरा सेक्शन फॉर्मूला क्या लग रहा है, पूरा सेक्शन फॉर्मूला क्या लग रहा है, ठीक है। और शायद इस बार वो मौका, वो सौभाग्य मिलने वाला है जिसे, उसका नाम है निश्चित, ठीक है। निश्चित एक बार ध्यान से देख ले भाई, तुझे सौभाग्य मिलने वाला है इन सेंटर निकालने का, ठीक है। हाँ चल ठीक है, अब मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे केवल x कोऑर्डिनेट चाहिए, y सेम पिंच उसका खेलता है, ठीक है। तो मैं i के x कोऑर्डिनेट लिखने वाला हूं, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो हो जाएगा ai का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा निश्चित, बता तो। ax1 प्लस ax1, अच्छा हाँ, a टाइम्स ऑफ x1, बिल्कुल सही, a टाइम्स ऑफ x1 प्लस
B plus C into CX करेक्ट, 3 CX3 plus plus BX BX2, by बिल्कुल सही, BX2 बिल्कुल। by B plus तो आप बोलोगे B प्लस सी सर रेशियो है, इसको मल्टीप्लाई कर दो D के कोऑर्डिनेट से, CX3 प्लस BX2 डिवाइडेड बाय B प्लस सी होल डिवाइडेड बाय जो M और N थे आपके, वो पता है आपको यहाँ पर क्या थे M और N, A और B प्लस सी, तो A इन्हीं plus से, B plus C. हाँ इन्हीं से डिवाइड कर देंगे, A प्लस B प्लस सी, तो ये वाला B प्लस सी ये वाले B प्लस सी को कैंसिल कर देगा, तो जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, ठीक है। और वैसे ही जो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर हो जाएगा, वो हो जाएगा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, ठीक है। एक चीज याद रखना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें ये फॉर्मूले याद होंगे तो काम चल जाएगा एग्जाम में। मोस्टली जब आपको लेंथ ऑफ साइड्स पता होना तभी आप इन सेंटर इस तरह से निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ साइड्स नहीं पता है तो इन सेंटर निकालने में दूसरे तरीके यूज करेंगे, बहुत मुश्किल नहीं होगा, दूसरे मेथड्स यूज करेंगे, ठीक है। सो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने। अब बात करते हैं एक्स सेंटर की, एक्स सेंटर की, ठीक है। एक्स सेंटर क्या होता है, अगर मैंने ऐसा कोई ट्राइंगल लिया, अगर मैंने ऐसा, अरे ट्राइंगल नहीं पैरेललोग्राम आ जा रहा है, ओके सो ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल ही आना चाहिए। अगर मैंने ऐसा कोई ट्राइंगल लिया और मैंने क्या किया कि ये जो इन सेंटर है ना, देखो बार बार मैं बोल रहा हूं इन सेंटर, इन सेंटर का मतलब है ना कि एक सर्कल है, एक सर्कल है जो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से कोई एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है, ट्राइंगल को इस तरह से टच कर रही है एक सर्कल जिसको बोलेंगे इन सर्कल। ये सर्कल अंदर है मेरे ट्राइंगल के, सर्कल अंदर है मेरे ट्राइंगल के, और उस इन सर्कल का ये सेंटर है, ये आई उस इन सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये मैं अच्छे से बना देता हूं, ये मैं इसको अच्छे से बना देता हूं भाई, ये है मेरी इन सर्कल, इन सर्कल, और उसी का सेंटर होता है ये आई, ठीक है, इसलिए सेंटर वर्ड यूज किया गया। ये है मेरी इन सर्कल, ठीक है। एक ट्राइंगल के बाइसेक्टर्स को ज्वाइन किया गया भाई, तो उससे जो पॉइंट मिला उस पॉइंट से मैंने ट्राइंगल को, उस पॉइंट को लेकर के मैंने ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करने वाली एक सर्कल ड्रॉ की, ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करने वाली एक सर्कल ड्रॉ की, उस सर्कल को मैं बोल रहा हूं इन सर्कल, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर अभी भी मेरे पास ट्राइंगल वैसा ही है, ट्राइंगल ए बी सी ही है, पर मैंने अब क्या किया ना, अब मैंने क्या किया कि ये ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ऐसे साइड ए बी को एक्सटेंड कर दिया, साइड ए सी को भी एक्सटेंड कर दिया ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अब पॉइंट ए से तो मैं इंटरनल बाइसेक्टर ही ले रहा हूं, पॉइंट ए से तो मैं इंटरनल बाइसेक्टर ही ले रहा हूं कुछ ऐसा, पॉइंट बी से क्या कर रहा हूं, मैं इस एंगल का बाइसेक्टर ले रहा हूं, पॉइंट बी से इस एंगल का बाइसेक्टर ले रहा हूं, पॉइंट सी से इस एंगल का बाइसेक्टर ले रहा हूं, इस एंगल का बाइसेक्टर ले रहा हूं, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पर मीट करेंगे ना वो बनेंगे एक्स सर्कल, वहां से एक्स सेंटर मिलेगा। ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं मान लेते हैं कि ये I1 है, ठीक है, ये I1 है, जहां पर A का तो इंटरनल बाइसेक्टर लिया गया पर B और C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर लिया गया, तो यहां पर ऐसी एक बड़ी सी एक्स सर्कल बनने लग जाएगी, एक बड़ी सी एक्स सर्कल बनने लग जाएगी इस तरह की, ठीक है भाई, इस तरह की कोई सर्कल बनने लग जाएगी, ओके। तो इस I1 के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, आप जितने एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ले रहे हो, जितने आप एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ले रहे हो ना, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। जितने आप एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स बना लिख रहे हो उसके लिए साइड्स को नेगेटिव से रिप्लेस कर देते हैं। तो जो फॉर्मूला है ना, जिसका जिसका आपने एक्सटर्नल बाइसेक्टर लिया, बी और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर लिया, ठीक है, तो बी और सी के जगह पर माइनस बी और माइनस सी लिख देना है, ठीक है। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है दैट इज AX1, उसको तो एज इट इज लेना है क्योंकि ए का इंटरनल बाइसेक्टर ले रहे हैं, लेकिन माइनस BX2 माइनस CX3 डिवाइडेड बाय A माइनस B माइनस C लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही ये तो हो गए मेरे x कोऑर्डिनेट, ये तो हो गया मेरा x कोऑर्डिनेट, वैसे ही मेरा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा A Y1 माइनस B Y2 माइनस C Y3 डिवाइडेड बाय
a माइनस बी माइनस सी। जिसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले रहे हो उसको नेगेटिव से रिप्लेस कर दो, उसको नेगेटिव से रिप्लेस कर दो, ठीक है, उसको नेगेटिव से रिप्लेस कर दो। अब देखो आपके मॉड्यूल में, और मॉड्यूल में इतने फॉर्मूले नहीं हैं, पर एक 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 टेबल बनाया हुआ है जिसमें आपको इनकी वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। तो हाँ, एक्स सर्कल और एक्स सेंटर समझ में आ गया होगा आपको। इन सेंटर का फॉर्मूला याद होगा तो एक्स सेंटर तो अपने आप ही आप निकाल लोगे, ठीक है, अपने आप ही एक्स सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। चलो बढ़ जाते हैं आगे। क्लियर हुआ सभी को? जितने जितने बाहर वाले बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहे हैं उतने ही आपके उतने उन दोनों के लिए आपको नेगेटिव साइन से रिप्लेस करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद बाकी दोनों चीजें आती हैं, इसके बाद बाकी दोनों चीजें आती हैं। तो देखो, तो टू सुप्रीम कोर्ट देखो भाई, टू सुप्रीम कोर्ट टीओ और एससी देखना। तो टीओ के लिए पहले एससी के लिए देखते हैं, एससी के लिए बात करते हैं। एससी किसके लिए था भाई? सर्कम सेंटर के लिए, ठीक है। सो सर्कम सेंटर का हम फॉर्मूला अभी डिराइव नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में आएगा, पर याद रखेंगे सर्कम सेंटर। अब देखो सर्कम सेंटर के, जब सर्कम सेंटर का पहले मतलब तो जान लेते हैं क्योंकि उतना तो स्केच करना ही पड़ेगा। तो सर्कम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ आया, इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ आया, इस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ आया, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे मिलेगा आपको सर्कम सेंटर, ठीक है। और सर्कम सेंटर का मतलब है वो सर्कल का सेंटर जो सर्कमस्क्राइब कर रही है इस ट्राइंगल को, मतलब इस ट्राइंगल को बाहर बाहर, सर्कमस्क्राइब मतलब जानते हो ना क्या होता है? बाहर बाहर से ट्राइंगल को कवर कर ले रही है, ठीक है। तो ऐसी कोई सर्कल जो इस ट्राइंगल को कुछ ऐसा कवर कर ले रही है, हाँ कुछ ऐसा कवर कर ले रही है, ये सर्कल की बात हो रही है। और इस सर्कल के सेंटर की बात हो रही है, इनफैक्ट इस सर्कल के सेंटर की बात हो रही है इनफैक्ट, ठीक है। तो ये बनेगी मेरी, ये एक्स सर्कल नहीं है, ये कौन सी सर्कल है? सर्कम सर्कल है, सर्कम सर्कल, ठीक है। और ये सर्कम सेंटर है, ओके। अभी भी एबीसी ट्राइंगल वैसा ही दिखता है, एबीसी ए बी सी, और इसके ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए गए हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर्स हैं जो बाइसेक्ट कर रहे हैं। साइड्स के लेंथ भी, ये साइड्स के लेंथ भी इक्वल हैं, ठीक है। तो सर्कम सेंटर में सुप्रीम कोर्ट एस आ जाता था, तो यहां पर ना जो सर्कम सेंटर का फॉर्मूला है वो ये हो जाता है, सर्कम सेंटर इज x1 टाइम्स ऑफ sin 2a प्लस y, नॉट y1, फ्लो में y1 निकल गया, प्लस x2 टाइम्स ऑफ, प्लस x2 टाइम्स ऑफ sin 2b प्लस x3 टाइम्स ऑफ sin 2c डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एंगल a, 2 टाइम्स ऑफ एंगल b, 2 टाइम्स ऑफ एंगल c डिवाइडेड बाय sin of 2a प्लस sin of 2b प्लस sin of 2c, ठीक है। ये हो जाता है मेरे सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फॉर सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स या सर्कम सेंटर का एब्सिसा, ठीक है। और वैसे ये तो हो गया एब्सिसा मेरा, अब ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसी तरह का दिखता है, जहां जहां पर आपके इन सेंटर या इन सर्कल के सेंटर पे ABC आ रहा था, उस ABC को ही मुझे रिप्लेस करना है sin 2a sin 2b sin 2c से, ठीक है। तो यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो ये आ जाते हैं, यहाँ के y कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, sin of 2a प्लस sin of 2b प्लस sin of 2c, ठीक है। ओके फाइन। तो इसको कहीं ना कहीं फाइंड करने के लिए अगर आपको 3 पॉइंट्स और एंगल्स पता हैं तब आप जल्दी से उस सर्कल का सर्कम सेंटर या उस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाली सर्कल का सेंटर निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? सर्कम सेंटर केवल याद करना है, अभी कैसे आता है ये अभी प्रूफ का पार्ट भी नहीं है और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स हमने पढ़ा ही नहीं है अभी, ठीक है।
अब आता है जो लास्ट वाला फॉर्म है, ठीक है, सर्कम सेंटर के बाद ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ओके, सो लास्ट वाला फॉर्म है जो, वो है ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। सो ऑर्थो, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर की बात कर लेते हैं जल्दी से। सो ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, तो ऐसा कुछ, इसमें कोई सर्कल इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें भी एक ट्राइंगल है, हाँ इसमें भी एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स हैं। ये ट्राइंगल का फिर से नाम दे देते हैं ABC, ये ट्राइंगल का फिर से नाम दे देते हैं ABC। ऑल्टीट्यूड्स का मतलब पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, उस पॉइंट को डिनोट करते हैं हम ऑर्थो सेंटर O से, ठीक है, ऑर्थो सेंटर O से। और ऑर्थो सेंटर O के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, ऑर्थो सेंटर O के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, वो सिंपली जहां जहां पर आपने पिछले वाले इक्वेशन में sin 2a sin 2b sin 2c लिखा, वहां पर आप tan a tan b tan c लिख लो, ठीक है। तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा, इस तरह से लिखते नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, x, y के फॉर्म में। सो x विल बी इक्वल्स टू, x विल बी इक्वल्स टू x1 tangent of a, x1 tangent of a plus x2 tangent of b plus x3 tangent of c divided by x1 divided by tangent of a plus tangent of b plus tangent of c, ठीक है, कॉमा y कोऑर्डिनेट्स भी वैसे ही y1 tangent of a plus y2 tangent of b plus y3 tangent of c divided by tangent of a tangent of b tangent of c, tangent of a plus tangent of b plus tangent of c, ठीक है। ये हो जाता है ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो ये भी फिर बिल्कुल याद रखना है, इसमें थोड़ी सी और जो प्रॉपर्टीज हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हैं, वो सारी चीजों के लिए हैं। सो हाँ, पॉइंट्स टू पॉन्डर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं भाई। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, ये तो सभी ने लिख लिया ना भाई, ये फॉर्मूला लिख लिया, यहां तक खत्म हो गया। नेक्स्ट वाली चीज जो डिस्कस करने वाली चीज है उस पर आ जाए। हाँ सर। यस हाँ ठीक है, ओके। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर में जो पहला है, जो मैंने काफी दिनों पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको दो चीजें पता है तो तीसरी चीज अपने आप पता चल जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, हाँ ONGC, ठीक है, ONGC, जिसमें कि एक चीज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, दैट इज N फॉर 9 पॉइंट सेंटर होता है, पेडल्स ट्राइंगल बनता है कुछ 9 पॉइंट सेंटर, ये नॉट इन सिलेबस, ठीक है। पर ये सारे के सारे कोलिनियर होते हैं, ठीक है, GCD लिख दिया हूं, ONGC, ये सारे के सारे कोलिनियर होते हैं, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोलिनियर होते हैं। और OGC, ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, उसी में जो O, G और C होता है, अब देखो O से G तक पहुंचने के लिए आपको 2 स्टेप्स चलना पड़ेगा और G से C तक पहुंचने के लिए आपको 1 स्टेप चलना पड़ेगा। तो OGC ना, ये कोलिनियर तो होते ही हैं, जो सेंट्रॉइड होता है वो लाइन ज्वाइनिंग सेंट्रॉइड होता है, वो लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1, ठीक है। तो लिख लो भाई स्टेटमेंट को, ऑर्थो सेंटर divides the line joining centroid divides the line joining ortho center and
ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर in the ratio 2:1 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज। और अगर कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो क्या वो तीनों कोलिनियर होंगे? अगर कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट में तो कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो मैं अलग से नहीं लिखा रहा हूं कि ONGC कोलिनियर और वो सारी कहानी। ठीक है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। आप चाहो तो वो चीज एक चीज और एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर, तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। लिख लो, अब बोल ही दिया है तो ऑर्थो सेंटर, centroid and circumcenter are collinear। शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी होगी, करेक्ट कर लेना। कोलिनियर, एक सेकेंड। ओके, ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी, ये तो होगी पहली प्रॉपर्टी। अब दो और प्रॉपर्टीज हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मोस्टली हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर किधर होता है, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज के बाद इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको काफी काम आएगा, दैट इज वेयर इज द सेंट्रॉइड, सॉरी वेयर इज द ऑर्थो सेंटर फॉर माय राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? सोचो तो भाई, दोनों ही चीजें, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सर्कम सेंटर भी और ऑर्थो सेंटर भी। तो पहले मैं बात करता हूं ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर जो होता है वो राइट एंगल किधर बना है? हाँ, जहां पर राइट एंगल बनता है वहीं पर होता है, क्योंकि वही तो एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है ना। तो ये लिख लो भाई, ऑर्थो सेंटर ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल, any right angle triangle is the vertex containing the right angle। containing the right angle, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। फिगर ऐसा भी बना लेना, फिगर से भी समझ में आ जाएगा कि ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो ये जो पॉइंट A है यही उसका ऑर्थो सेंटर है। ये जो पॉइंट A है यही उसका ऑर्थो सेंटर है। और खुद से सोच लो कि भाई परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हो रहे हैं ना, परपेंडिकुलर जिस टाइम पॉइंट पे मीट हो रहा है, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, वो जिस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। तो वो चीज यहां से आ जाएगी, वो चीज यहां से आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा बच के रहना फॉर्मूलों से, चीज नहीं पकड़ रहे हो पर चलेगा अभी के लिए। ठीक है, क्लियर है? ये चीज आसान है, पहले शायद आपको पता भी होगा, एक बार रिवीजन ही हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी के कंटिन्यूएशन में तीसरा पॉइंट है सर्कम सेंटर ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल। सर्कम सेंटर ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल किधर लाई करता होगा? ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा क्या? नहीं, लाइज at the midpoint of hypotenuse, midpoint of hypotenuse। अब ऐसा क्यों होता है? lies at the midpoint of hypotenuse ऐसा क्यों होता है? आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। देखो, सर्कम सर्कल एक ऐसा, जब डायमीटर बनता है तभी सर्कल बनता है। हाँ, जब ये 90 डिग्री बनता है तभी तो आप कोई सर्कल बनाते हो उसके सेमी सर्कल पर। अगर ये 90 डिग्री बन गया और आपने एक सर्कल बनाया, तभी तो वो सर्कल इसको सर्कमस्क्राइब करेगा जब ये सेमी सर्कल वाला पॉइंट बना रहा होगा। ऐसा कुछ, ये सेमी सर्कल वाला पॉइंट दे रहा होगा, ये वाला सेमी सर्कल पे 90 डिग्री, सेमी सर्कल पे एंगल 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ये मेरा डायमीटर रहा होगा भाई।
तो अगर मैं इसको ए बी सी ले लूं तो ये मेरा पॉइंट डी बन जाएगा सर्कम सेंटर। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं। किस चीज से रिलेटेड है भाई? ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं हमारा जो एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ी हमने सर्कम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होता है ना भाई। चल तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, जल्दी से फॉर्मूले पता है भाई इसके। एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जो आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूले से शुरू करते हैं। जो आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो वाला फॉर्मूला हमने कहीं ना कहीं 3 ट्रेपेजियम्स ड्रॉ करके सब्ट्रैक्ट करके निकाला था। ओके, तो पॉइंट ए है अगर x1, y1, पॉइंट बी है अगर x2, y2 और पॉइंट सी है अगर x3, y3, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एरिया का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है हाफ। फॉर्मूला याद है क्या किसी को? x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1. y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 y1 minus y2, ठीक है। अच्छा भाई, सो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, यहां से जो ट्राइंगल के एरिया आ रहा है, इस एरिया को किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। अच्छा फाइन, वो कभी कभी x2 के साथ नेगेटिव साइन बाहर लेकर के y1 माइनस y3 भी लिखते हैं, पर ये आपने अगर आपको ऐसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसी ट्राइंगल का एरिया एक और फॉर्म से लिखा जाता है, तो वो वाले फॉर्म तक पहुंचने के लिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूं, ठीक है। दैट मींस एरिया की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x3 y2, ठीक है। ये मेरे एरिया की वैल्यू हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड मेरे एरिया की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, इसको निकालने का एक और शॉर्टकट है, अगर ट्राइंगल के नंबर ऑफ साइड्स, अभी तो ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही है, अगर बहुत सारे पॉइंट्स आने लग जाएं, मेरे पॉलीगन के एरिया की बात हो जाए, अगर बहुत सारे पॉइंट्स आने लग जाएं, तब भी ये वाला फॉर्मूला काम आता है। अभी के लिए मैं केवल ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो आप इस तरह से कुछ बनाओ, ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड, ऐसे दो लाइंस बना लेते हैं और इसका मल्टीप्लाइड बाय 1/2 टाइम्स होता है। किसका भाई? देखो, ऐसा एक फिगर बना लेना। वो मैट्रिक्स का मेथड है। नहीं, अभी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से नहीं बता रहा हूँ, ये मैट्रिक्स मेथड भी नहीं है, ये तो बस शॉर्टकट है, ठीक है। दिस इज हाफ। आप क्या करो, आपके जितने वर्टाइसेस है ना उनको कुछ ऐसा लिख लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जिस वर्टेक्स से शुरू किया आपने, जो पहला वाला वर्टेक्स था, उसको एक बार फिर से लिख दो, ठीक है। उसको फिर से लिख देते हैं x1 y1, ठीक है। x1 y1 सुन लो, 4 वर्टेक्स रहते तो लिखते x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और फिर लास्ट वाला जिससे शुरू किया था x1 y1। अगर पेंटागन का एरिया निकालना है तो आपको लिखना, पेंटागन मतलब रेगुलर पेंटागन नहीं, 5 साइड्स वाले किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालना तो आपको लिखना पड़ेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 और फिर जिससे शुरू किया x1 y1, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, फिर आपको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सब्ट्रैक्ट करना है x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है। फिर ऐसा x2 y3 माइनस x3 y2। देखो तो x1 y2 माइनस x2 y1 मैंने कवर कर लिया। फिर मैंने क्या कवर किया, x2 y3 माइनस x3 y2 कितना है, इधर है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं,
जब मैंने x2 y3 को मल्टीप्लाई किया और x3 y3 को मल्टीप्लाई किया, x3 y2 को मल्टीप्लाई किया, x2 y3 को भी कवर कर लिया हमने और x3 y2 को भी कवर कर लिया। और लास्ट वाला है, इससे तो कवर कर चुका हूं। हाँ, लास्ट वाला है x3 y1 और x1 y3, ठीक है। तो x3 y1 और x1 y3, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी मेरा एरिया हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया भाई। दो मेथड्स, इसको कोई शॉर्टकट बोलते हैं क्योंकि ये एरिया ऑफ एनी पॉलीगन के लिए ये वाला मेथड काम आएगा, ठीक है। ये केवल 3 साइड के लिए नहीं, एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन का एरिया निकालना है, जितने उसके वर्टाइसेस हैं उतने बार वर्टाइसेस लिख दो, जिससे शुरू कर रहे हो उसको लास्ट में लिखो, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x1/2, जब आप ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उसको सब्ट्रैक्शन साइन दे दो, ठीक है। ये वाले मल्टीप्लिकेशन में, ये वाले मल्टीपल्स में मैंने पॉजिटिव साइन दिया हुआ है। x1/2 को पॉजिटिव दिया, x2/3 को पॉजिटिव दिया, x3/1 को पॉजिटिव दिया, और ये वाले मल्टीप्लिकेशन में, ये वाले सारे मल्टीप्लिकेशन में मैंने नेगेटिव साइन दिया है। यहां पर नेगेटिव दिया, इनके मल्टीप्लिकेशन को नेगेटिव दिया, इनके मल्टीप्लिकेशन को नेगेटिव दिया, ठीक है। तो क्लियर हुआ भाई सभी को?